Hi everyone, in this video we will be discussing about Government of India Act 1990 जो हमारे लिए बहुत important होता है when we come to UPSC prelims और for that matter हमारे mains में भी. If you know, last year we have already had a question on Government of India Act और क्या उसके provisions थे या फिर कब क्या कुछ हमने introduce किया था. Now अगर हम इसके background की बात करें तो 20th August 1947 जो भी हमारे पास 1947 में आया है वहाँ की शुरुआत यहाँ इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद हुई है. जो भी हमने 1947 में इंडिया के अंदर देखा है उसकी शुरुआत हमने 1919 से कर दी थी. इंडिया के लोगों को लगता था कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है एंड दैट इज़ वाई दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज समथिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट. इट वाज एनैक्टेड इन 1919 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1921. इसको हम मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर मोंटागू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड इस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय थे. इसीलिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज, यू विल से मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. अब हम बात करते हैं कि फीचर्स क्या थे इस एक्ट के. इस पर्टिकुलर एक्ट में हमने क्या क्या इंट्रोडक्शन देखा है. सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट पे क्या हुआ, तो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट पे सब्जेक्ट्स की बात छिड़ी. अभी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं तो आज भी आपने देखा होगा लॉ, एजुकेशन, हेल्थ, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या ये जितने भी अपॉर्चुनिटी एरियाज़ हैं इनको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं. तो क्या ये अपॉर्चुनिटी एरियाज़ या क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी या इस पर स्टेट का भी कोई कंट्रोल है या प्रोविंसेस का भी कोई कंट्रोल है, उसके बारे में हम सब्जेक्ट्स में बात करेंगे. मैटर्स रिलेटिंग टू मोर देन वन प्रोविंस, जितने भी ऐसे मैटर्स थे जिसमें एक से ज़्यादा प्रोविंस का हाथ है या एक से ज़्यादा प्रोविंसेस स्टेक होल्डर्स हैं. प्रोविंसेस से हमारा क्या मतलब है, उस टाइम की स्टेट इक्विवेलेंट यूनिट्स आप मान सकते हो. फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, पॉलिटिकल रिलेशंस एट्सेट्रा इट वाज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओवरसी करेगी. सेंट्रल लेजिस्लेटिव मेड मोर पावरफुल. क्यों? क्योंकि जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी ऐसे इशूज़ हैं जो प्रोविंस से रिलेटेड हैं बट एक नहीं, एक से ज़्यादा प्रोविंसेस से रिलेटेड है. फॉरेन अफेयर्स का काम किसी एक स्टेट का नहीं है, ये पूरी कंट्री का है एंड दैट इज़ वाई इट वाज गिवन टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव. इफ़ वी टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव तो गवर्नर जनरल यहाँ पर आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बन गई. एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी एक वाइसरॉय की जिसमें 8 मेंबर्स थे, 3 यहाँ पर इंडियन होने चाहिए. अब जब हमने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला है तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेशन हम ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि चलिए अब हम क्या करेंगे, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर 8 मेंबर अगर हैं तो उनमें से 3 लेस देन 50% अभी हमारे पास क्या रहेंगे, इंडियन रहेंगे. जी यानी गवर्नर जनरल जो हैं ये अब ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं. इसको आप आज के प्रेसिडेंट वाली या गवर्नर वाली पार्ट से भी देख सकते हो कि गवर्नर जनरल इस टाइम पे ऑर्डिनेंस इशू करने का एक इंट्रोडक्शन हुआ कि अब हम गवर्नर जनरल से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई लेजिस्लेचर निकल के आ रहा है गवर्नर जनरल की तरफ से, सो दैट विल बी ऑर्डिनेंसेस. गवर्नर जनरल कुड रिस्टोर कट्स इन ग्रांट सर्टिफाई बिल्स रिजेक्टेड बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर. हमने अभी कहा कि सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो पावरफुल था, लेकिन अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर ने कोई बिल रिजेक्ट कर दिया है तो गवर्नर जनरल के पास अभी इतनी पावर थी कि वो उस बिल को आगे एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उस बिल को दोबारा से सर्टिफाई कर सकते हैं. ग्रांट्स, आप अभी अगर बिल आएगा हमारा, अभी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, उसके अंदर आप देखते हो हर मिनिस्ट्री एक ग्रांट पब्लिश करती है, इतना पैसा मुझे चाहिए. तो ये जो ग्रांट्स है इसके अंदर कट्स अब गवर्नर जनरल ला सकते थे. अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर बाय कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस हो चुका है. लोअर हाउस एंड अपर हाउस. लोअर हाउस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपर हाउस द काउंसिल ऑफ स्टेट विच इज ऑल्सो इन द करंट इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम. लेजिस्लेचर जो होते थे आपके, they could ask questions and supplementary. They could also pass adjournment motions and they could also vote a part of budget. ये बहुत बड़ी एक आप कहोगे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उनके सामने आई है कि अब आप बजट के कुछ पार्ट पर वोट कर सकते हो कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. 75% ऑफ द बजट इज स्टिल नॉट वोटेबल, नॉन वोटेबल, यानी 75 को आपसे अभी भी शैडो करके रखा हुआ है, लेकिन कुछ पार्ट बजट का आप अभी इस टाइम पे वोट कर सकते हो. नो कंट्रोल ओवर द गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो अगर हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेज अभी तक नहीं आया है क्योंकि गवर्नर जनरल की पोजीशन अगर आप देखोगे तो वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड उनको अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है.
कंपोजिशन ऑफ द लोअर हाउस एंड कंपोजिशन ऑफ द अपर हाउस, या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 145 मेंबर्स होंगे आपके लोअर हाउस पे, और इनकी टेन्योर कितना होगा, 3 इयर्स का। ये या तो नॉमिनेटेड होंगे या ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। नॉमिनेटेड कितने होंगे, 41, इनमें से 26 ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और 15 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। 104 आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जिनमें से 52 जनरल, 30 मुस्लिम, 2 सिख एंड 20 स्पेशल। कंपोजिशन ऑफ द अपर हाउस, 60 मेंबर्स हैं यहाँ पे, 5 साल का इनका टेन्योर है। और एक बड़ी बात जो है नोट करने वाली वो ये है, यहाँ पर सिर्फ आपके मेल मेंबर्स आ सकते हैं। इसमें से 34 आर इलेक्टेड एंड 26 आर नॉमिनेटेड। 34 जो इलेक्टेड है उनमें से 20 जनरल, 10 मुस्लिम, 3 यूरोपियन एंड 1 सिख। तो यू कैन ऑल्सो सी कैसे हमने इलेक्टोरेट्स को सेपरेट कर दिया है यहाँ पे। देन कम्स द पावर ऑफ वॉइस रॉय। वॉइस रॉय हमने अभी बात करी कि जब ये बेसिकली आपका एक्ट आ रहा था इन प्लेस, तो यहाँ पर केल्मसफोर्ड वॉज द वॉइस रॉय। लेजिस्लेचर एड्रेस्ड बाय द वॉइस रॉय, जो भी लेजिस्लेचर इन प्लेस है उनको एड्रेस कौन करेगा, वॉइस रॉय करेंगे। कॉल फॉर मीटिंग, एडजर्न मीटिंग एंड रिपील लेजिस्लेचर्स, वॉइस रॉय के पास भी अभी काफ़ी ज़्यादा पावर है। इनका टेन्योर होगा 3 साल का, और अगर वॉइस रॉय चाहे तो वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर हमने ऊपर भी बात करी है अभी, कुड मेक लॉज फॉर ऑल ओवर इंडिया, ऑफिसेज एंड कॉमन पीपल, चाहे वो इंडिया में हो और चाहे वो इंडिया में ना हो। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल लेजिस्लेचर का जो काम है उसको हमने एक्सपैंड कर दिया है कि प्रोविंसेस अगर कुछ लॉ निकाल रही हैं तो उनके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल सेंटर का है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर तो बना रहे हैं कि सेंटर भी है और प्रोविंस भी है, लेकिन ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये यूनिटरी की तरफ ज़्यादा है कि सेंट्रल पावर का कंट्रोल ज़्यादा है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर उतनी ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि अभी हमने बात करी कि आज का जो स्टेट इक्विवेलेंट है, जैसे आज हमारे पास तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वैसे उस टाइम पे जो प्रोविंसेस होती थी उनकी गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। सब्जेक्ट क्या क्या है इनके पास, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिल लेफ्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। डायरकी आ गई है, यानी रूल ऑफ 2 इंडिविजुअल या पार्टीज फॉर एग्जीक्यूटिव एट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कहाँ कहाँ इसको हमने इंप्लीमेंट किया था, पंजाब, आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे एंड मद्रास। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर है, बट गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, क्या कर दिया अब हमने, सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है हमारे रिजर्व्ड और एक है हमारे ट्रांसफर्ड। ये जो रिजर्व्ड है इनको कौन देखेगा, गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा थ्रू ब्यूरोक्रेट्स, एंड दीज वर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि हमने किसको दे दिए, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव को दे दिए हैं, यानी गवर्नर के हाथ नहीं है। इसका मतलब यूनिटरी बायस हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस और लैंड रेवेन्यू जैसे सब्जेक्ट्स हमने रिजर्व कर दिए हैं। तो ट्रांसफ़र क्या किया है, जो भी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होते थे आपके वो एडमिनिस्टर होंगे मिनिस्टर्स के थ्रू, जिसको हम इलेक्टेड मेंबर्स में से नॉमिनेट करेंगे, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट या फिर इंडस्ट्री। यहाँ पर अगर किसी दिन ऐसा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, कि अगर ऐसा हो रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो नहीं आ पा रही है इन प्लेस, तो कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, गवर्नर के पास। सारा एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल आएगा गवर्नर के पास। रिस्ट्रिक्शन इन इंटरफेरेंस, यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द गवर्नर जनरल, ये दोनों आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर जनरल, दे कुड ईजिली इंटरफेयर इन रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर तो कर ही दिया है, लेकिन जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स है उसके अंदर भी सिर्फ 2 लोग ही इंटरफेयर कर सकते हैं, गवर्नर जनरल एंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। लेकिन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर इनका इंटरफेरेंस काफ़ी लिमिटेड रखा गया। रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेचर, क्या क्या यहाँ पर लेजिस्लेचर में किया गया प्रोविंसेस लेवल पे, कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी, 70 मेंबर्स, यहाँ पे 70% मेंबर्स आपके इलेक्टेड थे, एंड दैट इज वाई वी कैन ऑल्सो सी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पर भी। कम्यूनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स बने, राइट टू वोट थोड़ी बहुत पार्ट ऑफ इट वॉज गिवन टू वेमेन। लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर बजट को रिजेक्ट कर सकती थी, लेकिन गवर्नर इसको रिस्टोर कर सकता था, तो इट्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल। लेजिस्लेटर्स के पास अब थोड़ी बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच आने लगी है। गवर्नर की पावर क्या क्या है यहाँ पर, क्योंकि हमने कहा कि जो गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव हेड है, किसका, प्रोविंस का। could veto bills and issue ordinance, the same power that was given to गवर्नर जनरल, कि अब वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, सेम तरीके से गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। He could overrule the ministers and it was a special power given to them. Complete over finances, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि गवर्नर का कंट्रोल फाइनेंसेस पे भी ज़्यादा है।
लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर लेजिस्लेशन को इनिशिएट कर सकती है, लेकिन गवर्नर का एसेंट होना ज़रूरी है। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर सेलिएंट फीचर्स क्या है, क्या इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो सबसे पहले हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। 10 साल के बाद कमीशन फॉर वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हमने ये एस्टैब्लिश किया कि जब 10 साल हो जाएंगे इस एक्ट को तो हम एक कमीशन बिठाएंगे और देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये पर्टिकुलर जो मशीनरी हमने प्लेस में रखी है, ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। एंड दैट इज़ वाई साइमन कमीशन इन 1927 वॉज पुट इन टू प्लेस। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन वॉज पुट इन टू प्लेस इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या फ़ायदा क्या हो गया है गवर्नमेंट के अंदर, तो डायरकी आ गई है। फ्यूडल स्ट्रक्चर, माई बैड, फेडरल स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट फ्यूडल स्ट्रक्चर, इट इज़ फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपके कंट्रोल को हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया है। आपके पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और साथ ही साथ आपके पास एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, लेकिन इसके अंदर भी हमने यूनिटरी बायसेस को देखा है। यूनिटरी बायस का मतलब क्या है कि जब सेंटर चाहेगा तो कंट्रोल पूरा सेंटर के हाथ में भी आ सकता है। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन कंपेयर टू वॉट इट वॉज बिफोर दिस एक्ट। इलेक्शन एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमने ये बोला है राइट टू वोट कुछ कुछ लोगों को जा रही है, पार्टीज बन रही हैं, कुछ इंडियंस अब एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन रहे हैं, इसीलिए पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी जाग रही है। सम इंडियन वुमेन हैव गॉटन द राइट टू वोट एंड दैट इज वाई इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एक्ट एज वेल। लेकिन लिमिटेशंस क्या थी इस पर्टिकुलर एक्ट की? इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, हमने देखा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी, वहाँ पर हमने क्या किया है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया है कि इतनी सीट्स जनरल के लिए, इतनी मुस्लिम के लिए, इतनी सिख के लिए। अडल्ट फ्रेंचाइजी अभी यूनिवर्सली पुट इन टू प्लेस नहीं हुई है। कुछ लोगों को राइट टू वोट मिली है, लेकिन कुछ लोग अभी भी राइट टू वोट से दूर हैं। गवर्नर जनरल और गवर्नर की पावर लेजिस्लेचर के मामले में बहुत ज़्यादा है। इवन दो दे आर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, हमने यहाँ पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं रखा और लेजिस्लेचर को ये कभी भी ओवररूल कर सकते हैं। यहाँ पर जो सीट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस प्रोविंसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई कि जहाँ पर प्रोविंसेस जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हमने सीट्स कम कर दी। किसकी? इंडियन की, ताकि कंट्रोल अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथ में ज़्यादा रहे। एंड दैट इज़ वाई important provinces were given higher seats, not so important provinces were given lesser seats. So this was all about Government of India Act 1919, which is important for us in terms of both prelims and mains as we talked.